आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान बीकानेर से मुल्क भर में 103 नए सिरे से तैयार किए गए अमृत स्टेशनों का किया इफ्तिताह। 26,000 करोड़ रुपए की तरक्याती प्रोजेक्ट की भी हुई शुरुआत। पीएम ने कहा कि भारत के तरक्याती काम देखकर दुनिया भी है हैरान। बीकानेर की सरजमीन से वजीर आजम ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को बनाया निशाना। कहा, जो लोग सिंदूर मिटाने निकले थे वो खाक में मिल गए। जिनको अपने हथियारों पर नाज था वो अब मलबे के ढेर तले दबे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत संजय झा की क़यादत वाले वफ्द ने जापान के वजीर ख़ारजा से की मुलाकात। श्रीकांत शिंदे के वफ्द ने भी यूएई के रवादारी और वक़ाए बाहिमी के वजीर शेख अल निहान मुबारक अल निहान से की मुलाकात। DMK MP कनीमोजी की क़यादत में वफ्द रूस रवाना। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ की मीटिंग। दिल्ली में पानी के इंतजाम पर हुई बातचीत। पानी के वज़ीर CR पाटिल भी मीटिंग में रहे मौजूद। कमजोर आलमी नमो के बावजूद भारतीय मईशत है मजबूत। RBI ने अपनी माहाना रिपोर्ट में IMF की रिपोर्ट का दिया हवाला। मुल्क में महंगाई में राहत, बेहतर मानसून से देहातों में खपत में भी इजाफा मुतवक्किल। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान के अपने दौरे के दौरान बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख कर कौम को वक्फ किया है। मुल्क में रेल के बुनियादी ढांचे को मुसलसल बेहतर बनाने के अपने अहद के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 86 अजला में 1,100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 103 नए सिरे से तैयार करदा अमृत स्टेशनों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने रियासत में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली की फराहमी, सेहत खदमात और पानी की दस्तियाबी को बढ़ाने के लिए राजस्थान में रियासती हुकूमत के 25 अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रख कर उनका इफ्तिताह करके कौम को वक्फ किया। उन्होंने पलाना में एक अवामी तकरीब से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत ने रेलवे की तस्वीर बदल दी है। तरक्की के साथ साथ विरासत के लिए हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए वज़ीर आज़म ने इसकी एक मिसाल के तौर पर अमृत भारत स्टेशनों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन आर्ट और सकाफत की नई अलामतें हैं। हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। और इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के दशनोक में वाक़ करनी माता मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की।
इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत दोबारा से तरक्की याफ्ता दशनौक स्टेशन का इफ्तिताह किया। दशनौक रेलवे स्टेशन करनी माता मंदिर में आने वाले अक़ीदतमंदों और सयाहों की खिदमत करता है, जो मंदिर की फ़नी तामीर, मेहराब और सतून की थीम से मुतासिर है। पीएम ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर की सरजमीन से वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, जो लोग सिंदूर मिटाने निकले थे वो खाक में मिल गए। जिनको अपने हथियारों पर नाज था वो अब मलबे के ढेर तले दबे हुए हैं। राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को हर दहशतगर्द हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रोग्राम में अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर में 103 स्टेशनों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इसके बाद 8 माह में 100 स्टेशनों का अगला नक्शा भी तैयार हो जाएगा। मुल्क भर में हर जगह रेलवे स्टेशनों को डेवलप करने का काम जारी है। साल 2027 तक 500 स्टेशन नए तामीर किए जाएंगे। आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। आप देख ही रहे, पास में जैसलमेर और देश भर में जुड़े हुए सब जगह स्टेशन पे जबरदस्त तेजी से के साथ काम चल रहा है। 2027 तक 500 स्टेशनों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनका नव निर्माण हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के शाजापुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत दोबारा से तैयार किया गया है। 13 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार होने वाले इस रेलवे स्टेशन में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो मुल्क के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशनों पर दस्तयाब हैं। शाजापुर के लोग भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन को देखकर हैरान हैं। टीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से इस बिल्डिंग को, इसका जो प्रवेश द्वार है उसको बनाया गया है, उसको तैयार किया गया। और जैसे ही आप इस प्रवेश द्वार के अंदर आप घुसते हैं तो आपको एक देखा जाए तो एक कल्चरल जोन जो है, ट्रेडिशनल जोन जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर आपको शाजापुर की अगर बात करें तो शाहजहां का किला द्वार, माँ राज राजेश्वरी मंदिर, दीपमाला, चिल्लर डैम जो है, यहाँ पर विंड एनर्जी का अच्छा खासा काम शाजापुर जिले में होता है, उसको यहाँ बताने की कोशिश इस रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही की गई है। साथ साथ जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे या उनके जो परिजन उनको लेने या छोड़ने यहाँ आएंगे तो उनके लिए 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की जो है छायादार पार्किंग जो है, एक शेड जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। अत्याधुनिक टिकट काउंटर, पहले यहाँ टिकट काउंटर ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक अत्याधुनिक टिकट काउंटर जो है उसको तैयार किया गया है। ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले पुराने जमाने में जिस तरीके से ट्रेनों का अनाउंसमेंट हुआ करता था वो अनाउंसमेंट यहाँ सुनाई देता था, लेकिन अब एक डिजिटल डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ आने और जाने वाली ट्रेन जो है उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा वेटिंग रूम यहाँ बड़ा आकर्षित है, देखा जाए तो बड़ा आकर्षक वेटिंग रूम जो है वो इसको तैयार किया गया है। एक जनरल वेटिंग रूम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी तमाम सुविधाएं जो है यात्रियों के लिए रखी गई हैं। टॉयलेट्स वहाँ पर बनाए गए हैं, महिला, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स जो हैं वो उस वेटिंग रूम में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा एक VIP वेटिंग रूम की अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक VIP वेटिंग रूम जो है वो भी इस शाजापुर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। सुविधाएं इस जगह पर देखने को मिलती है, जहां दिव्यांगों के लिए खास तौर से एक रैंप जो है, उस रैंप को दिव्यांगों के लिए विकसित किया गया है। व्हील चेयर, दिव्यांग अगर यहां पहुंचते हैं या बुजुर्ग यहां पर पहुंचते हैं तो उनको व्हील चेयर की सुविधा भी यहां पर दी जा रही है। दिव्यांगों के लिए विशेष टॉयलेट्स जो हैं और उनके बैठने की व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर मॉड्यूलर पेयजल की व्यवस्था की गई है। बड़ा फुटओवर ब्रिज जो इस समय सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र शाजापुर रेलवे स्टेशन पर है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जाना हो या 2 से 1 पर आना हो तो पहले लोग पटरियों को पार कर इस प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आते थे, लेकिन अब ये पूरा फुट ओवर ब्रिज जो आप देख पा रहे हैं ये बनकर तैयार हो गया है। ये स्टेशन एक तरीके से नए भारत का नया स्टेशन दिखाई दे रहा है। और ये स्टेशन जो प्रधानमंत्री का सपना था कि भारत के छोटे छोटे स्टेशन उनको विकसित करना, अब 103 रेलवे स्टेशन देश भर में विकसित किए गए हैं। विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, टीडी न्यूज, शाजापुर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आलमी बिरादरी को आगाह करने के लिए अबू धाबी, मुत्तहदा अरब अमीरात पहुंचा। वफ्द ने मुत्तहदा अरब अमीरात की रवादारी और बकाए बाहिमी के वजीर शेख निहान मुबारक निहान से मुलाकात की। वफ्द में BJP MP बांसुरी स्वराज, IUML के MP मोहम्मद बशीर, BJP के MP अतुल गर्ग, BJD MP सुस्मित पात्रा, BJP राज्यसभा MP मनन कुमार मिश्रा, BJP लीडर SS अहलुवालिया और साबिक सिफारतकार सुजान चिनाई शामिल हैं। और JDU MP संजय कुमार झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द जापान पहुंच गया है। ऑल पार्टी वफ्द ने जापानी वज़ीर ख़ारजा ताकेशी इवाया से मुलाकात की। इस दौरान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनकी कोशिशों और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की आलमी रिसाई के हवाले से भारत का मौक़िफ़ भी पेश किया गया। संजय कुमार झा जो ऑल पार्टी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जापानी वज़ीर ख़ारजा ताकेशी इवाया के साथ मुलाकात के दौरान भारत का मौक़िफ़ बहुत ही मजबूती से पेश किया गया। जापान के वज़ीर ख़ारजा ने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भारत के मौक़िफ़ की हिमायत की। हम लोगों ने जो इंडिया का केस है, जो बात है, बड़ा ही मजबूती से रखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको। 2 इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि
जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने हर एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत डीएमके पार्टी एमपी कनिमोझी करुणानिधि की क़यादत में एक वफ्द आज रूस के लिए रवाना हुआ। ये वफ्द रूस के अलावा स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया और लाटविया का भी दौरा करेगा। वफ्द में एसपी के राजीव राय, एनसी के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के ब्रजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, आप के अशोक कुमार मित्तल और साबिक सिफारतकार मंजीव पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। हर वफ्त में 7 या 8 अरकान होते हैं और उनकी मदद के लिए कम से कम एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर उनके साथ होता है। This is just to explain what has happened in India. We've lost lives because of terrorism, and we cannot, remain silent and accept what is going on. The world has to understand, and I don't think any country in the world, believes in keeping quiet in front of terrorism. So we have to join together and come together to fight against terrorism. And I think the government of India is, through MPs and a delegation of people from different parties, is trying to reach out to the world. दुनिया को हम बताने जा रहे हैं कि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, एक तरफ पाकिस्तान जिसको अब आतंकिस्तान कहना ज़्यादा उपयुक्त लगता है, जो दुनिया के संस्थाओं से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे और मदद लेकर आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। ऐसे देश को आइसोलेट करना सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए ज़रूरी है। और ये समझना कि अगर भारत में होता है तो भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, उनके देश में होता है तो आतंकवाद है, एक तराजू पर तौलना सही नहीं है। हम दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को उजागर करने जा रहे हैं। We are all very honored to be part of a national effort and to reach out to friendly countries to explain our position and our perspectives on the matter and ensure that the world's eyes remain focused on terrorism and the source of terrorism, which is in our neighborhood. This is extremely important for the world, extremely important for the global community as such. And India, as a responsible member of the global community, wants to reach out to its friends in important countries in the world to bring this message. दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में जमुना की सफाई, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बढ़ती गर्मी की लहर के पेश नज़र दिल्ली में पानी के इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में मरकज़ी आबी तवानाई के वज़ीर CR पाटिल भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम जारी है कि दिल्ली को बग़ैर किसी आलूदगी के जमुना का पानी मिले। इस सिलसिले में आज यहाँ एक मीटिंग हुई। हम अपने मकसद के हुसूल की तरफ मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। यमुना सफाई उसके प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम गंतव्य तक ये आदरणीय मोदी जी के विज़न का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी पे लगातार काम चल रहा है। दिल्ली में जितना सेगमेंट यमुना जी का गुजर रहा है उसको हम अच्छे से काम करें उसके ऊपर और बिना प्रदूषण के एक साफ सुथरी अविरल यमुना जी दिल्ली को मिले, इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। और आज भी उसी श्रृंखला में आदरणीय HM साहब के यहाँ पे मीटिंग थी और जिसमें जल शक्ति मंत्रालय और केंद्र के सभी मंत्रीगण वो लोग उपस्थित रहे और दिल्ली से भी हमारे सभी अधिकारी थे। दीगर खबरों में वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलसल तीसरे दिन समाअत हुई। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून पर रोक लगाने के मुतालबे की मुखालफत की और कहा कि कानून पर रोक लगाने की कोई बुनियाद नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 दिनों से इस मामले पर दलाइल सुन रही है।
जिससे ये खुद जाहिर होता है कि यह कानून गैर आइनी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आंध्र प्रदेश बमुकाबला आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के अपने 2022 के फैसले में कहा है कि आइन के आर्टिकल 12 के तहत वक्फ अपने आप में एक रियासत है। ऐसी सूरत में ये दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें सिर्फ एक बिरादरी के लोग ही शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी दलील दी कि कबायली मुसलमानों की अपनी एक अलग सकाफती शनाख्त है, उनकी ज़मीन वक्फ नहीं हो सकती। जस्टिस मसीह इस दलील से मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कोई कबायली हो या ना हो, दोनों का मजहब इस्लाम होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अगर कोई आम आदमी कबायली इलाके में ज़मीन खरीदना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रियासती कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर वही शख्स वक्फ करना चाहे तो मुतवल्ली वक्फ के बाद जो चाहे कर सकता है। इसलिए नए कानून में कबायली अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया गया है। आलमी तरक्की को मुसलसल तिजारती कशीदगी, पॉलिसी की बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल और सारिफीन में कम जोशो खरोश की वजह से चैलेंजेस का सामना है। इसी के बावजूद भारतीय मईशत ने मजबूती दिखाई है। RBI के माहाना बुलेटिन के मुताबिक मुल्क में महंगाई में काफ़ी राहत मिली है और ये 2025-26 में मुकर्रर करदा हदफ के आसपास रह सकती है। रबी की अच्छी फसल होने और इस साल आम मानसून से बेहतर होने की उम्मीद के साथ देहात में खपत बढ़ेगी और अशियाए खुर्दनोश की महंगाई भी काबू में रह सकती है। बुलेटिन में कहा गया है कि CPI अफरात ज़र जुलाई 2019 के बाद लगातार छठे महीने अपनी कम तरीन सतह पर आ गया है, जिसकी बुनियादी वजह खुराक की कीमतों में मुसलसल कमी है। इसके अलावा ज़रूरी कारकुनों और देही कारकुनों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मबनी अफरात ज़र की शरह में भी इस साल अप्रैल में कमी आई है। अप्रैल में जारी IMF की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत रहेगा और इस साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। RBI ने रिपोर्ट में कहा है कि आगे बढ़ने में अगरचे संगीन चैलेंजेस बाकी हैं, फिर भी भारत मौजूदा आलमी चैलेंजों का एतमाद के साथ सामना करने के लिए मौजू हालत में है। ये उभरते हुए मौक़े से फ़ायदा उठाने और आलमी तरक्की के कुलीदी मुहर्रिक के तौर पर अपने किरदार को मुस्तहकम करने के लिए भी अच्छी पोजीशन में है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के अबू झमार जंगलात में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम हुआ। इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें सरकर्दा माओ नवाज लीडर नंबाला केशवराव उर्फ बसर राजू भी शामिल हैं। नक्सलियों की लाशों को आज हेलीकॉप्टर के जरिए नारायणपुर जिला हेडक्वार्टर लाया गया। दर हकीकत छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जारी मुहिम में यह पहला मौका है जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनरल सेक्रेटरी सतह के किसी माओ नवाज लीडर को हलाक किया है। बीजेपी के तर्जुमान तोहिन सिन्हा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी फलाही स्कीमों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। उज्ज्वला योजना के तहत ख़वातीन की ज़िंदगी में बेहतरी आई है। मोदी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के गरीब वर्ग के उत्थान में, उनके जीवन को बेहतर बनाने में। और ऐसा ही एक स्कीम, एक प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। 1 मई को इस स्कीम के 9 वर्ष पूरे हुए। 1 मई 2016 को यह स्कीम लॉन्च हुआ था और आज विश्व में इस स्कीम ने मिसाल कायम किया है महिला उत्थान की दिशा में। भले वो महिला स्वास्थ्य से जुड़ा हो, भले वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, हर तरह से इसने महिलाओं का जीवन, गरीब महिलाओं का जीवन जो है बेहतर बनाया। तोहिन सिन्हा ने उज्ज्वला स्कीम पर अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात का जवाब देते हुए कहा कि 85% लोग मुसलसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली NCR समेत भारत की कई रियासतों में कल रात तेज आंधी, तूफान और बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे दिन की चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन इससे उतनी ही परेशानी भी हुई। तूफान इतना शदीद था कि लोगों को अपनी गाड़ियां सड़कों पर रोकना पड़ी। तेज आंधी के बायस सड़कों पर दरख्त गिर गए,
ट्रैफिक निज़ाम दरम-बरम हो गया। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली की सप्लाई बंद हो गई। दिल्ली के साथ ही मुंबई के भिवंडी, थाने, अंबरनाथ, कल्याण, शाहपुर में भी तूफानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी और मगरबी मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश की शिद्दत ज़्यादा रही। इसके अलावा शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग हुई, जिससे ट्रेनें मुतासिर हुईं। कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के दरमियान व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस हुई। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म किसानों के कत्ल का मामला उठाया और जनूबी अफ्रीका की हुकूमत पर मामले को हल करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप ने एक वीडियो चलाई जिसमें किसानों को मार डालो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। उन्होंने कुछ खबरें भी दिखाई जिनमें दावा किया गया था कि सफ़ेद फार्म किसानों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी अफ्रीका के सदर ने ट्रंप के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इसकी मुकम्मल मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो कुछ दिखाया गया है वो हुकूमती पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करता। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। पिंटू बाबू